This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद. नाज़रीन, आज हम बात करेंगे यूरोपियन इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन क्राइसिस. यूरोप जैसा कि आपको पता है एक बड़ी मुश्किल फेज़ में दाखिल हो गया है, जहाँ पे दो जो गवर्नमेंट्स हैं ग्रीस की और फ्रांस की, वो वहाँ इलेक्शन जो हुए उसमें वो लोग अब जीत कर आए हैं जो वहाँ जो ऑस्टेरिटी प्लान्स चल रहे थे उसके मुखालिफ हैं. ग्रीस में हुकूमत बन नहीं पा रही और फ्रांस में एक सोशलिस्ट ऑलेंडी साहब प्रेसिडेंट बन के आ गए हैं. वो इसी प्लेटफॉर्म पे जीते हैं कि जो अभी वहाँ ऑस्टेरिटी प्लान्स किए जा रहे थे जिसके तहत पेंशन्स में और बेनिफिट्स वगैरह को कट किया जा रहा था इन ऑर्डर टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर, वो उसके मुखालिफ हैं. वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं होता, आप कोई ऐसे पॉलिसीज़ बनाएं कि जिससे एक्सपेंशन हो और लोगों को इसका असर ना पड़े. तो ये कम्प्लीटली उस थिंकिंग के ख़िलाफ़ वो बात है जो अब तक चल रही थी. जब से ये लोगों का इदराक हुआ कि ग्रीस, स्पेन, इटली वगैरह के कर्ज़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और लोगों ने उनको लेंड करना बंद कर दिया, ख़ासतौर से ग्रीस को 140% पे जाने के बाद ऑफ जीडीपी, तो एक प्लान बनाया गया जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरोपियन कमीशन और साथ साथ आईएमएफ ने मिल के बनाया कि सब मुल्कों से कहा कि थोड़े थोड़े पैसे दो, इनको सपोर्ट किया जाए, इनको कंटिन्यू किया जाए. उसकी कंडीशंस जो हैं उसमें ऑस्टेरिटी प्लान का बहुत बड़ा हाथ है. अगर ऑस्टेरिटी प्लान नहीं रहेगी तो ये सपोर्ट हट जाएगी और ये सपोर्ट अगर हट गई तो ग्रीस जो है डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा. और एक बहुत पॉपुलरिस्टिक डिमांड ग्रीस में अब ये चल रही है कि हम यूरोपियन यूनियन से ही निकल जाएं, यूरो से निकल जाएं, अपनी करेंसी को हम फ्लोट करने दें, उसको गिरने दें ताकि हमारी कम्पिटिटिव एज वापस आ जाए. अब यही ट्रेंड फ्रांस में भी आना शुरू हो गया है. फ्रांस और जर्मनी यही दो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ थे यूरोप के जो सारे क्राइसिस को संभाल रहे थे. अगर फ्रांस में भी इस तरह की सोच आ जाएगी तो क्या होगा, इसका एक वरी क्रिएट हुआ है पूरी दुनिया में. और आजकल जो स्टॉक मार्केट्स इतनी गिर रही हैं उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आपको पता है कि बड़ी एक दूसरे मुल्कों से जो है बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स है आजकल. अगर एक मुल्क डूबता है तो साथ साथ उस और तमाम मुल्कों को भी खींचता है. नाज़रीन, इस मौजूद में बात करने के लिए मैंने ईदी साहब को दावत दी है जो इस टॉपिक पे खासा अच्छा एनालिसिस करते हैं. ईदी साहब, ये जो यूरोपियन क्राइसिस देख रहे हैं आप, अब इस ग्लोबल विलेज में हम आइसोलेटेड तो नहीं रह सकते. अगर उस इलाके में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग भी दूर नहीं रह सकते. हमारे भी 25% एक्सपोर्ट यूरोप को होता है. आप कैसे देख रहे हैं इसको, ओवरऑल सिचुएशन को? देखें, अगेन यूरोपियन यूनियन इट्सेल्फ आपस में एक दूसरे के साथ काफ़ी हद तक अलाइंड है. जैसे ही आपने अभी इसके हम इसकी विटनेस भी देख सकते हैं कि जैसे ही फ्रांस के इलेक्शन हुए जी, और जैसे ही जो सोशलिस्ट पार्टी है वो विन करके आई है, यूरो इट्सेल्फ डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया. और यूरोपियन यूनियन में आप अगर देखें तो ओवरऑल इंडिपेंडेंसी कम है. सिर्फ मेजर 2-3 कंट्रीज़ हैं जो ही इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा है. चाहे वो पोलैंड की हम बात करें, चाहे ग्रीस स्पेशली हम जिसकी बात करते हैं आ रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू भी रह चुका है कि ग्रीस को सपोर्ट की जा रही है. अगेन वो भी एक क्वेश्चन मार्क था. काफ़ी मरतबा ये भी कहा जा रहा था कि जर्मनी या फ्रांस या बड़े कंट्रीज़ को यूरोपियन यूनियन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है जब वो इंडिपेंडेंटली काम फंक्शन कर सकते हैं. तो ये जब सारे क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं तो डेफिनेटली यूरोपियन मार्केट का आपस में जो इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर रिलायंस है वो एक दूसरे के ऊपर ज़रूर इफेक्ट करेगा और मोस्ट प्रोबेबली उसका नेगेटिव इफेक्ट ही आएगा. इतना बड़ा रीजन जो ओवरऑल पूरे एशिया पैसिफिक पे भी और अमेरिका पे भी डेफिनेटली इनकी एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी हद तक होती हैं. बहुत सा मटेरियल जो डेयरी फार्मिंग से और बहुत सारी डिफरेंट ऐसी गुड्स हैं वो भी डिपेंड करती हैं. इनफैक्ट आप अगर देखें तो बहुत सारी एक्सचेंजेस जहाँ पे जीडीआर की जाती हैं, लाइक लंदन स्टॉक एक्सचेंज वन ऑफ द बेंचमार्क जहाँ पे जीडीआर किए जाते हैं, बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, यूरो बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, वो भी इफेक्ट होंगी. तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क राइज हो रहा है कि इतनी डेवलप्ड नेशंस अगर इस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करेंगी तो उसका ओवरऑल ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा. अच्छा, ये एक हम थियोरेटिकल यहाँ पे बात करें, जैसे कोई आदमी हो कर्जा ले ले बहुत ज़्यादा, अब उसके रिश्तेदार भाई बंद मिल के उसको एक सपोर्ट शुरू करें, मगर साथ साथ उससे ही कहें कि भाई देखो तुमको हम जिंदा रहने के लिए हम 1000 रुपये दे रहे हैं महीने का, तो इसमें अपने खर्चे ज़रा कम कर लो, वो जो अय्याशी तुम पहले करते रहे वो कट कर दो. वो कहे जी हाँ ठीक है. उस बेसिस पे लोगों ने उसको देना शुरू कर दिया, पूरी कम्युनिटी ने मिलकर मिसाल के तौर पर.
मगर थोड़े दिन बाद वो कहे कि जी वो जो आपने कहा कि ये खर्चे ना करो, वो खर्चा ना करो, ये हमें कबूल नहीं, मैं तो सारे खर्चे पहले जैसे करूँगा। तो कम्युनिटी क्या करेगी? कम्युनिटी कहेगी ठीक है तुम करो, हम जा रहे हैं। ये सिचुएशन क्रिएट हो रही ना। ये जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है कि ग्रीस अपने लोगों को चीज़ें देता रहा, कर्जा ले लेके देता रहा। एक पॉइंट पे ऐसा आया कि 140% ऑफ जीडीपी उसकी डेट हो गई, जिसको ऐसा इस लेवल समझा जाता है कि वहाँ के बाद आप रिपेमेंट कर नहीं सकते। तो लोगों ने देना बंद कर दिया। तो जब देना बंद किया तो उनकी बॉन्ड की वैल्यू 50% कट हो गई। जिन लोगों ने उनको कर्जे दिए थे उनको हेवी लॉस बुक करना पड़ गया, तो लोग भाग गए और पूरी दुनिया में उसका इम्पैक्ट पड़ा। जब 50% आपका डेट, आपने 100 रुपये लगाए हुए थे, वो वैल्यू उसकी 50 हो गई, तो जाहिर है बैंकों को तो बड़ा हिट लगा। बैंक कभी नहीं देंगे ऐसे मुल्क को जो अगर इस तरह का बिहेवियर, पॉपुलरिस्टिक बिहेवियर कि जी ठीक है हमने कर्जा तो लिया हुआ है और हमारी आमदनी कम है, खर्चा हमारा ज़्यादा है, लेकिन हम अपने खर्चे को कम नहीं करेंगे। तो ये कॉमन सेंस की बात है ना। ये देखिए ये इस तरह के पॉपुलरिस्टिक एजेंडे पे अगर चलेगा कोई मुल्क तो और ट्रबल क्रिएट हो जाएगा ना। सेम सिचुएशन आप देखें, एक आर्टिकल में देख रहा था जिसमें ग्रीस और पाकिस्तान को कंपेयर किया गया। अच्छा चलिए, अच्छा है। आप देखिए अभी हम ग्रीस तक नहीं पहुंचे, लेकिन वी आर मूविंग फास्ट टुवर्ड्स दैट। लेकिन देखें खैर इतना कंपैरिजन बहुत वैलिड तो नहीं है। हम हमारे भी 80% ऑफ जीडीपी डेट हो चुका है, 80% हो चुका है, बट देखिए सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। और ग्रीस 140 पे है, स्पेन 120 पे है। हाँ, सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट मेरे पर्सपेक्टिव में इसलिए है बिकॉज पाकिस्तान को ये जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है उसका एक बहुत बड़ा एलिमेंट फेस करना पड़ रहा है कि जिसके अगेंस्ट पाकिस्तानी मार्केट में प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। पाकिस्तानी मार्केट में बहुत सारे इश्यूज ऐसे भी आते हैं जिसमें आप ये देखें कि पाकिस्तान को अमेरिका के ऊपर रिलायंस करना पड़ता है, नेटो सप्लाई के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। इसी तरीके से पाकिस्तान के बहुत सारे आर्मी सोल्जर्स हैं, बहुत सारे इस तरह के टेररिज्म अटैक्स हैं। ये सारी चीज़ें ग्रीस को फेस नहीं करनी पड़ रही हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, पाकिस्तानी मार्केट जो है, आप ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ग्रीस के प्रॉब्लम पे थोड़ा सा मैं बता दूँ, मैं बहुत जाता रहा हूँ। ग्रीस जो था जब यूरोपियन यूनियन में दाखिल हुआ तो उसकी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ थी जो कम्पीट नहीं कर सकती थी जर्मनी से या फ्रांस से। तो जब इंटीग्रेशन हुई तो उनकी इंडस्ट्री सारी तबाह हो गई। लेकिन उन्होंने टूरिज़्म की तरफ पूरा ध्यान दे दिया और यूरोप से इतनी ज़्यादा टूरिज़्म शुरू हो गई, अमेरिका से, यूरोप से, कि वो कंपनसेट कर दिया उसने। बहुत स्टैंडर्ड उनकी बढ़ गई थी लाइफ की। लेकिन जब 2008 का डेट क्राइसिस आया जिसके तहत क्रेडिट कार्ड सारे लोगों के छीन गए, जिसके बेसिस पे जाके वो घूमते थे, फिरते थे, ऐशी करते थे, तो वो क्राइसिस में आ गया। एंड इट हैपेंड आल्सो स्पेन एंड पुर्तगाल। यहाँ पे ज़्यादा ब्रेक लेना पड़ेगा बसीर साहब। नाज़रीन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन क्राइसिस। हमारे साथ मोहसिन ईदी साहब मौजूद हैं, अल्फ़ा ईदी सिक्योरिटीज़ के डायरेक्टर हैं ये। अभी हम बात ये कर रहे थे कि यूरोप पे जो क्राइसिस आया हुआ है जिसमें ग्रीस, स्पेन, पुर्तगाल, ये सारे मुल्क इन्वॉल्व हैं। इन सब मुल्कों में कर्ज़े इतने बढ़ गए हैं कि दुनिया अब उनको मज़ीद कर्ज़े नहीं देने चाह रही है और उनसे कह रही है कि अपने कर्ज़ों को वापस करने के तरीके ढूंढो। और कर्ज़े कैसे वापस होते हैं? कोई आदमी कर्जा ले लेता है तो उतारता कैसे है? उसी वक्त उतारता है जब उसकी आमदनी बढ़ जाती है, खर्चे कम होते हैं, कुछ सरप्लस क्रिएट करता है तो उससे रिपे करता है। तो इन सब मुल्कों को ये कहा गया कि भाई आप अपने अपने खर्च कम करें। आपने जो सोशल सिक्योरिटी और बहुत ज़्यादा जनरस किस्म के अपने अपने कौम को दिया हुआ है, अच्छी चीज़ है, लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर सकते वो सब देना, तो वो कम करें। तो वहाँ एक पॉपुलर रिवॉल्ट हो गया है। ग्रीस में हुकूमतें बार बार गिर रही हैं, अभी हुकूमत ही कोई नहीं बन पा रही है क्योंकि वो पॉपुलरली कह रही थी हम इतनी सेक्रीफाइसेस नहीं दे सकते। अभी फ्रांस में भी यही हो गया, फ्रांस में सोशलिस्ट हुकूमत आ गई है, वो भी ऑस्टेरिटी प्लान के ख़िलाफ़ है। इन हालात में इसका पूरा इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे आ रहा है, पाकिस्तान भी उससे दूर नहीं है। मोहसिन साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जब हम ग्रीस की बात करें तो उसको हम पाकिस्तान से भी ज़रा मवाजना कर लें।
तो बेहतर होगा और वो ज़्यादा मुफीद बात भी होगी। आप पाकिस्तान और ग्रीस को कंपेयर करें तो ज़रा सा इस पर कंटिन्यू करें ताकि लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस आए कि वेयर वी आर हेडिंग। पाकिस्तान और ग्रीस काफ़ी हद तक मैच मेजरली डेट की वजह से करते हैं। पाकिस्तान इस डायरेक्शन में जाता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे यहाँ डेट की सबसे बड़ी चीज़ हमें नज़र आती है गवर्नमेंट बोरिंग। सबसे बड़ा रीज़न ये नज़र आता है, इफ़ गवर्नमेंट स्टॉप्स बोरिंग तो बैंकों के पास इतनी एम्पल लिक्विडिटी होगी कि गवर्नमेंट की बोरोइंग को फंड करने के बजाय जो बैंक्स हैं वो इंडस्ट्रीज़ को फंड कर सकते हैं। बिल्कुल। और इकोनॉमिक बूस्ट उसी तरीके से आ सकता है, बिकॉज जब इंडस्ट्रीज़ को फंड किया जाता है तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट रेट एक तो इतना रिड्यूस इसलिए हो जाता है कि इंडस्ट्रीज़ जॉब क्रिएशन भी कर रही हैं और वो सर्कुलेशन फ्लो ऑफ मनी में आ जाता है कि जॉब क्रिएशन है, जो बंदा कमाएगा वो डेफिनेटली स्पेंड भी करेगा। इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ में आप फिर आगे एक्सपोर्ट्स में, सेलिंग में, प्रोडक्ट्स में, ओवरऑल इकोनॉमी में उसकी आप समझे इंडस्ट्री इज़ द मदर ऑफ ऑल सेक्टर, तो उसमें सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो हम दोनों का इम्पैक्ट में इंदर डिफरेंस देखें और आप ग्लोबली देख लें, सबसे बड़ा डिफरेंस ये आया है कि अगर हम डेट फाइनेंसिंग को इसलिए यूज़ करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ अय्याशी के लिए यूज़ करेंगे या सिर्फ उसमें आप यूज़ करेंगे कि हम किसी तरीके से पब्लिक को फाइनेंस कर दें, उसको फंडिंग करें तो वो बेहतर है। वसीम साहब आपने जो बहुत अच्छी बात की कि हम आप सब लोग बैंक में पैसा रख रहे हैं, हम बैंक का काम क्या है? बैंक का काम ये है कि हमारा आपका जो थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट है सबको जमा करें और इंडस्ट्री को दें, जहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगे ताकि हमारे और आपके बच्चे उनमें काम करें। बजाय उसके अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि 700-800 बिलियन उठा के बैंकों ने गवर्नमेंट को दे दिया। और आपकी बात है ये कि किस लिए दिया? क्या उससे कोई इंडस्ट्री गवर्नमेंट लगा रही? क्या उससे कोई प्रोडक्टिव एसेट क्रिएट करी है जिससे कौम को आगे चल के कोई फ़ायदा होगा? नहीं, वो प्रोटोकॉल में, महलों में और बाकी खर्चों में खर्च हो रही है या फ़ौज पे खर्च हो रही है। तो ये तो कम्प्लीट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, आज किया कल ख़त्म, उसका कोई रिटर्न तो कहीं नहीं है। ये हम बड़े गलत डायरेक्शन में चले गए। अच्छा, उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है, मैं भी फॉर्मर बैंकर हूँ तो मैं देखता हूँ तो बड़ा रश करता हूँ हमारे बैंकर्स की ज़िंदगी पे। हम लोगों ने बड़ी टफ़ किस्म की बैंकिंग की पूरी दुनिया में। 1% 2% हम कमा लेते थे तो बहुत अपने आप को खुशनसीब समझते थे। यहाँ 7-7 8-8% जो बैंक्स कमा रहे हैं उसकी वजह यही है कि वो 3-4% पे हम लोगों से एवरेज डिपॉजिट लेते हैं, गवर्नमेंट को खर्च दे देते हैं 13-14% पे, 7-8% विदाउट एनी रिस्क को कमा रहे हैं। ऐसी तो बैंकिंग मार्केट पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में नहीं है। दैट्स व्हाई बैंक्स आर मेकिंग सो मच प्रॉफिट, उनके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ी। मगर दिस इज नॉट ए गुड थिंग। ये बैंक का प्रॉफिट, ये मार्जिन अगर नॉर्मल बिजनेस करके होता तो चलो ठीक था, लेकिन ये तो बड़ी एक एबनॉर्मल किसी की एक्टिविटी करके ही कमा रहे हैं। एंड आपकी बात सही है कि उससे इंडस्ट्री में पैसा नहीं जा रहा, तो वेयर विल वी गो? यही मेजर डिफरेंस है। आप देखें अगर इंडस्ट्रीज़ को पैसा जाता है तो काफ़ी हद तक आपकी फाइनेंसिंग हो जाती है। अब आप यही देख लें, सर्कुलर डेट एक बहुत ही डिबेटेबल इशू हमेशा से रहा है। ये भी बात की जाती है कि सर्कुलर डेट को रिजॉल्व करने के लिए पीआईबी बॉन्ड्स या टीएफसीज इशू किए जाएंगे। आज भी 72 बिलियन। तो आप ये देखें जब बॉन्ड आप इशू करेंगे तो अगेन दिस इज डेट फाइनेंसिंग। आप जो बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं वो किससे पैसा ले रहे हैं? आप अगेन बैंकों को कहेंगे कि उसको फंड करें, उसको बाय करें। पब्लिक से अगर आप पैसा लेते हैं तो भी इन्हीं बॉन्ड्स के ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो आप एक सर्कुलर डेट, इट्स ऑल्सो अ डेट फाइनेंसिंग। आप एक डेट को मीट करने के लिए दूसरा डेट क्रिएट कर रहे हैं। अगेन दिस इज डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। और जो आप इंटरनेशनली भी देखें, जो क्राइसिस आया 2008 का, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई टूल यूज़ किया जाता है डिबेटेबल इश्यूज़ के अंदर तो वो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़ हैं। मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़ भी बॉन्ड्स ही थे। अच्छा। उन बॉन्ड्स के थ्रू फंड्स जनरेट किए गए और जो फंड्स जनरेट हुए हैं उनको फर्दर हाउसिंग लोन के लिए दिया गया। तो जब हाउसिंग लोन कोलैप्स हुए हैं तो बॉन्ड्स भी कोलैप्स होना स्टार्ट हो गए। मींस डिपेंडेंसी ऑफ ईच अदर। दोनों बॉन्ड्स आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते थे। डेट फाइनेंसिंग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती थी। यहाँ पे भी यही इशू है कि अगर जो पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ हैं उनको पैसा चाहिए तो उसके लिए आप बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं। जो बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं अगर यहाँ से आप फंडिंग जनरेट कर रहे हैं और वो किसी भी एंड के ऊपर कंटिन्यूसली सर्कुलेट नहीं हो सकती और किसी एंड पे आके उसके अंदर हर्डल्स आते हैं, वो सर्कुलेशन फ्लो ऑफ मनी रुकता है, तो उसका इम्पैक्ट पावर कंपनीज पे आएगा। उसका इम्पैक्ट अगेन वही पब्लिक ही फेस कर रही होगी जो हम अभी भी एपीआई इशू कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जो 750 बिलियन गवर्नमेंट ने बोरो किया हुआ ऑलरेडी, ये बेसिकली क्या कहते हैं ट्रेजरी बिल ही से होता है ना,
तो ये टीएफसी भी एक ट्रेजरी बिल ही का एक शक्ल है, नाम बदल दिया। बॉन्ड है, एक बॉन्ड ही है, टीएफसी वो भी भी एक डेट इंस्ट्रूमेंट वही है। चीज़ है। थोड़ी सी क्लासिफिकेशन में हाँ। डिफरेंसेस हैं, बट है अच्छा, डेट ये इंस्ट्रूमेंट। टीएफसी क्या पब्लिक से भी पैसा लेंगे या बैंक ही खरीदेंगे इसको? यूजुअली ट्रेजरीज के थ्रू इशू किया जाता है तो बैंक ही खरीदते हैं, उसमें पब्लिक में फ्लोट आप नहीं है। और मैं टीएफसीज नहीं में खरीद या सकते। पीआईबी बॉन्ड्स को पब्लिक को भी इनकरेज किया जाता है। पब्लिक भी जा सकती है। तो ये टीएसपी पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? जैसे हम देखते हैं वो कि तो अभी 30 इन्होंने ईयर डिसाइड करना है। 30 ईयर बॉन्ड पे तो 13.66 तक दे रहे हैं, पीआईबी बॉन्ड जो है। वो तो अभी और बाकी गवर्नमेंट भी डिसाइड 12-13, करेगी। तो वही रेट होगा जो एक साल, ये कितने पीरियड के लिए होता है? डिपेंड करता है, इसमें 5 ईयर भी हो सकता है। 5 ये ईयर तो भी हो ये सकता टीएफसी इज लॉन्ग तो टर्म जो भी 5 ईयर का जो रेट होगा वही तकरीबन अप्लाई होगा। यूजुअली यही है ना? और उसी को बेंचमार्क बना हाँ, के वही किया बेस जाता है। बनेगा ना, तो वो 13% तक जाएगा वो तकरीबन। तो वो अगेन वही तो बात जो हम आती है। यही, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो 750 हमारा है उसमें 72 मजीद ऐड होने वाला है, यही हो रहा है ना? आप इनडायरेक्टली इसको आप यही कह क्या बट ना? है तो बात तो वही है ना? डेट तो यही अच्छा, है। ये ना करे ट्रेजरी बॉन्ड बेच के भी गवर्नमेंट चाहे तो ये डेट को रिपे कर दे, बात वही हो जाएगी। वो गवर्नमेंट बोरिंग में डायरेक्टली आ जाएगा। हाँ, यही थोड़ा सा ये इसको पब्लिक से ले रहे होंगे, पब्लिक से ले रहे हैं, फर्क कर रहे हैं। बट मेन इशू कंसर्न है कि हम अगेन बोरिंग की तरफ ही जा रहे हैं। हम कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाल के ला रहे कि हम किस तरीके से इन कंपनीज को फोर्स करें कि वो पैसा आपस में दे दें। देखें फॉर एग्जांपल, अगर केईसी क्लेम करती है कि केईसी के पास वाह, पैसे नहीं आते हाँ, पब्लिक से, क्यों नहीं आते? अब अगर पब्लिक से पैसे नहीं आ रहे हैं या उनके पीछे अगर हम बैकग्राउंड में जाके देखते हैं तो हमें बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी मिलते हैं जी जी, जो जो डिफॉल्ट उन्हीं, करते हैं। इसमें पेमेंट्स नहीं कर रहे होते। सिंध गवर्नमेंट ने सुना स्टे ऑर्डर लिया हुआ है कि जी हम अभी नहीं देंगे, अभी ये जो आपने बिल भेजा था ना ये गलत है, इसको कम करें, इस तरह के। तो हर आदमी ये कर सकता है। आपके पास 2000 के बिल है, आप स्टे ऑर्डर ले लें, तो यू विल नॉट डिस्कनेक्ट बिकॉज योर बिल इज हाई। जी अब वो कोर्ट में खींचता रहेगा जितने दिन तक खींचा। ये कोई तरीका हुआ? सिंध गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टेल पीपल हाउ टू अवॉइड पेइंग बिल। तो यही सारे प्रॉब्लम्स हैं। आप देखें अगर गवर्नमेंट खुद इंस्टीट्यूशंस खुद पैसे नहीं पे करेंगे ऑन टाइम तो इन कंपनीज को तो यहीं से कैश फ्लो का प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल आप सही कहा कि स्टार्ट वहाँ से होता है कि जो अगर सर्कुलर डेट का प्रॉब्लम क्या है, अगर जैसे हम सर्कुलर डेट और इंडस्ट्री में क्यों नहीं सुनते, इसलिए कि जब वो चीज़ बेचते हैं उनको पूरे के पूरे पैसे मिल जाते हैं, वो आगे सप्लायर को देते हैं, सप्लायर होलसेलर को देते हैं, होलसेलर सप्लायर को देता है, और वो चेन घूमता रहता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि जो बिल कर रहा है, जो पब्लिक से जिसको पैसा लेना है, वो 40% कम ले रहा है। अब 40% जिसका लॉस हो जाए कारोबार में से, वो तो जिंदा नहीं रह सकता। अगेन आप देख लेना कंपनी का ओवरऑल सर्कुलेशन कैश फ्लो जो है वो सेम है, साइकिल सेम है सबके लिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो। आप प्राइवेट सेक्टर में किसी भी इंडस्ट्री के एग्जांपल ले लें, कोई भी टेक्सटाइल फर्म है, अगर वो कपड़े बेचती है तो उसको उसी टाइम पे कैश मिलता है, तभी वो पैसा अगर ना दोबारा मिले तो से क्या जाके होगा? रॉ मटेरियल बन के दोबारा बिल्कुल प्रोड्यूस होके सही। आता है। अगेन दिस इज अ साइकिल, सर्कुलर फ्लो ऑफ कैश फ्लो विच इनेबल्स अ कंपनी टू प्रोड्यूस। एक टेक्सटाइल कंपनी आप सोचे कि वो जो कुछ इधर से सबसे पैसे मांग के सामान लेकर आता है, और जब उसका प्रोड्यूस हो जाता है कोई साइड से 40% उठा के उसका ले जाता है, चोरी कर लेता है, वो कंपनी भी नहीं चल सकेगी। कंपनी कितनी नहीं चलेगी? 60% आपने बोरो चीज़ें तो लाए 90 के, अब बेचने का 60 रुपये आपको मिला, 30 रुपये का गैप आ गया तो ख़त्म हो जाएगा। यही सेम इशू यहाँ पे भी है कि आप अगर देखें पावर सेक्टर के अंदर यही इशूज आ रहे हैं। डायरेक्ट कंज्यूमर अगर पे नहीं करेगा तो आप प्रोड्यूस किसके लिए कर रहे हैं? मीन्स यू आर गिविंग सर्विसेज बट यू आर नॉट गेटिंग योर मनी। तो अब गवर्नमेंट कब तक बेल आउट करती रही? जी, पहले भी TFCs आ चुके हैं, फिर आ गया, और इस दफ़ा इसलिए आया कि गवर्नमेंट गारंटी IPPs ने वो कर ली, वो कर ली कि आप 1 दिन में दें, 2 दिन में दें, नहीं तो हम बंद करें। और पंजाब में जो अभी इतना ज़्यादा क्राइसिस आया उसकी एक वजह बता रहे हैं कि 2000 मेगावाट बिजली के जो प्लांट्स हैं वो बंद हो गए, एज ए प्रोटेस्ट उन्होंने बंद कर दिया। बिल्कुल हंगामा हो गया शुरू, आप देख रहे हैं कि लोग रोडों पे निकल आए। तो ये बजाय ये कि हम एकदम डीप में जाके जो असल प्रॉब्लम उसको देखें, हम उसको सॉल्व कर देते हैं इस तरह से कर्जे बढ़ा के। और कर्जा तो ऑलरेडी बहुत बड़ा हमारा इशू है। अब अगर हम फिर ग्रीस की तरफ जाएं तो देखिए कि वहाँ भी आस्ते आस्ते ही 140 पे पहुँचे ना, एक दिन में तो नहीं पहुँचे। बिल्कुल हम जा उसी हम डायरेक्शन उसी में तरफ जा रहे हैं। तो कोई आपके पास सोल्यूशन आप लोगों के जहन में है कि क्या किया जाए? जब बजट आने वाला है, शायद आपकी बात सुन के कोई। देखें हम हमेशा बजट में ये बात करते हैं कि हम अपने रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ करें। रेवेन्यूज़ कैसे इंक्रीज़ होंगे? रेवेन्यूज़ हमेशा ट्रस्ट से इंक्रीज़ होंगे। ट्रस्ट
पब्लिक का कॉन्फिडेंस अगर गवर्नमेंट पे होगा, पब्लिक टैक्स भी देगी, पब्लिक सारे के सारे जो सर्विसेज अवेल कर रही है उसके अगेंस्ट भी पे करेगी, और बहुत सारी उनको एमनिस्टीज़ मिलेंगी स्कीम, तो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, अगर हम सिटी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्पल लें तो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जिसमें अनएम्प्लॉयड जो भी लोग हैं उनको ये फ्री ऑफर दी गई है कि अगर आज के दिन आपके पास काम नहीं है तो आप सिटी गवर्नमेंट में रिपोर्ट करें, आपको डेली वेजेस के बेसिस के ऊपर 150 अराउंड रुपीज़ मिल जाएंगे, इंडियन रुपी, आपको काम करवाना हो और गवर्नमेंट काम करवाएगी। बेहतरीन सजेशन। अब ये गवर्नमेंट काम किस तरीके से करवाएगी? गवर्नमेंट में भी आपसे कहेगी आप ट्रैफिक कंट्रोल करें, गवर्नमेंट में भी आपसे कहेगी आप सिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के अंदर बैठ के कुछ रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर सपोर्ट कर दें। तो देखें, इससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रही है, और दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट आप इसका देखें कि जब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी तो क्राइम भी रुकेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। सोशल उसमें कंट्रोल भी आ जाएगा, क्राइम भी रुकेगा, और डेफिनेटली इट्स सर्कुलेशन, एंड दिस इज़ वेयर वी कैन से कि हम जो भी पैसे वाले जो भी लोग हैं वो अगर टैक्स पे करते हैं तो उसका फ़ायदा गवर्नमेंट पहुंचा रही है डायरेक्टली फॉर दोज हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लेवल। अच्छा, ये सिटी गवर्नमेंट की जो आपने बात की, पूरी दुनिया में आप जाके देख लें, सारी जो टैक्स कलेक्ट होता है ना वो सिटी गवर्नमेंट लेवल पे ही होता है, या जो हमारे यहाँ थे नाजिम, डिप्टी नाजिम, ये डिस्ट्रिक्ट नाजिम वगैरह, उस लेवल पे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होता है। वहाँ इतना टैक्स कलेक्ट होता है कि वहाँ के जो खर्चे निकालने के बाद वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को वो दे देते हैं। यानी टैक्स नीचे से कलेक्ट हो, वहीं पहले खर्च हो जाए, और हर टैक्स देने वाले को पता है कि जी ये यूनियन का ऑफिस है, मैं सुबह सुबह जाके कंप्लेन कर सकता हूँ कि जी मोहल्ले में ये काम नहीं हुआ, वो नहीं काम हुआ, और क्योंकि मैंने उसी को डायरेक्ट दिया है, ही इज़ ऑब्लाइज टू लिसन टू मी, ही इज़ ऑब्लाइज टू टेक केयर ऑफ माई प्रॉब्लम। सरप्लस आप ऊपर भेजते चले जाएँ, नो प्रॉब्लम, भाई डिफेंस भी मुल्क में होना है, सब कुछ होना है। आपने बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त बात किया, ये चीज़ पूरी दुनिया में है कि नीचे से शुरू होनी चाहिए टैक्स कलेक्शन। आज इमेजिन करें कि कराची का सारा टैक्स अगर सिटी गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लेवल पे कलेक्ट होना शुरू हो जाए, जैसे कि हमने पिछले दौर में देखा, MQM ने जितनी एफिशिएंटली इन इदारों को चल के दिखाया, आपको रोड बना दिए, ये कर दिए, तो उस तरह से अगर किया जाता, अगर इनको ही टैक्स तो बहुत ज़बरदस्त ये टैक्स कलेक्ट कर लेंगे। इनकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी ज़बरदस्त थी और है। बिल्कुल, वो यही सारे कंसर्न आते हैं। देखें, ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में हमेशा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जब भी बनाया जाता है तो उसके दो होते हैं। एक तो सेंट्रलाइज होता है कि हर डिसीजन डायरेक्ट हेड से आएगा, सेंट्रलाइज बॉडी जो है वही डिसीजन देगी, और दूसरी होती है डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें आप डिपार्टमेंट वाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी सेग्रीगेट कर देते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ उनके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हैं, उनकी अथॉरिटी और उनकी ऑटोनोमस बॉडी भी होती है कि वही डिसीजन मेकिंग लेती हैं। आपके ऊपर सिर्फ रिपोर्टिंग का पर्पज़ आता है कि आपको रिपोर्ट की जा रही है कि लाहौर ने इतना किया, पेशावर में इतना हुआ, कराची में इतना हुआ, कोयटा में इतना हुआ। ये मेजर सेंट्रल्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर सूबे जितने भी हैं इसको भी फ्लश किया जा सकता है, हैदराबाद, शक्कर, ये बहुत सारी चीज़ें इस तरह की जा सकती हैं। तो ये इस तरह के मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, और इंटरनेशनली इसके ऊपर काम किया जा रहा है। हम देखते हैं इंटरनेशनली काउंटीज़ हैं, काउंटीज़ पे वेरियस काउंसिल्स हैं जिसके ऊपर ही काम किया जाता है। काउंटी पे याद आए कि जैसे अमेरिका है, यहाँ हमारा एक IG सिंध होता है, एक IG पंजाब होता है, कितने करोड़ आदमी के ऊपर एक IG। वहाँ हर काउंटी का अपना हेड होता है, पुलिस का चीफ, उसका वो काउंटी के जितने क्राइम्स हैं सब चीज़ को वो खुद ही कंट्रोल कर रहा होता है। वो एक इलेक्टेड मेंबर होता है। कल आप भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूँ काउंटी, अगर हम शौक शरीफ बन के बंदूक ले आगे घूम रहे, क्योंकि वो लोकल होता है, और उसके नीचे जो लड़के भी होते हैं सब मोहल्ले के ही होते हैं, उसी इलाके के होते हैं। दे नो कि कौन चोर आया हमारे डिस्ट्रिक्ट में, कौन बदमाश आया, फ़ौरन उसको पकड़ लेते हैं, कोई बच ही नहीं सकता। हमारे यहाँ की पुलिस है, कराची में आप पुलिस देखेंगे तो ज़्यादा पता चला कोई फ्रंट KP से आया हुआ है, कोई पंजाब से आया हुआ है, उसको क्या पता कि कराची में कौन सा शरीफ है, कौन बदमाश है। हम तो अभी लिविंग एग्जांपल्स ले रहे हैं। हम सबसे पहले देखें, बीइंग अ मुस्लिम, अगर हम इस्लामिक प्रैक्टिसेस को भी देखें तो वहाँ पे भी हमें यही सिखाया गया है। ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, जिस तरीके से मुसलमान फतवाहत करते गए हैं, वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट हेड तो डायरेक्शंस इस्लामिक थी, सेंटर से आ रहा है, बिकॉज के वो बीइंग अ मुस्लिम उनको डायरेक्शन सबकी सिमिलर हैं। लेकिन डिफरेंट सूबे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ भी जो फतवाहत के बाद ऑक्यूपाई किए गए थे, उनमें भी आप देखें तो वहाँ का जो अमीर होता है वही डिसीजन ले रहा होता है। पब्लिक को जाके सीधा सऊदी अरब रिपोर्ट नहीं करना पड़ता कि देखें आपके यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है, इनको कहें कहें नहीं, बिकॉज पाकिस्तान को आप देखें तो ये बहुत छोटा रीजन है। आप ओवरऑल एज ए मुस्लिम नेशन देखें तो
मुसलमानों बहुत की बड़ा है, बहुत बहुत बड़ी पैमाने के बनी ऊपर सल्तनत रह चुकी है और वो पूरा सही मैनेजमेंट कह हमारे रहे हैं, सामने। मैनेज ही नहीं हो सकती थी अगर हर चीज़ सेंटर से होती। बिल्कुल। अच्छा, हर स्टेट जो है अपने खर्चे वर्चे मीट करने के बाद जो सरप्लस बचे वो सेंटर को भेज सेंटर को भेज देगा। ख़त्म बात। एक तय हो जाए कि जी ये हर इलाका डिपेंडिंग ऑन द एरिया। और जैसे अगर हम कराची की बात करें पूरे पाकिस्तान की, सबको पता है कि 76% टैक्स कराची में ही जनरेट होता है अभी भी। तो अगर ये लोकलाइज बेसिस पे होगा तो ये शायद और बढ़ जाएगा, और जो सरप्लस हम भेजते हैं सेंटर को वो और ज़्यादा ही भेजेंगे, अब कम नहीं भेजेंगे। तो और इस दौरान वो बात वाली जो आपने इंडिया वाली बात की ना, वो भी शायद पूरी हो जाए। इनफैक्ट कोई भी अनएम्प्लॉयड हो, आ जाओ भाई। दूसरा तो भी काम करो। आप इसका एलिमेंट देखें कि जो अभी हम प्रॉब्लम देख रहे हैं कराची में क्राइम का रेट, सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यह था कि कराची में क्राइम कितना कम हो जाता। बिल्कुल कम हो जाएगा अगर हर इलाके का अपना नाजिम है, नाजिम कहें जो भी कहें उसको, काउंटी हो, छोटे छोटे, वहाँ उनका अपना जज हो, वहाँ उनका पुलिस हो, वहाँ उनके रेवेन्यू कलेक्शन हो, वहाँ म्यूनसिपल फैसिलिटीज़ हों, फायर ब्रिगेड हो, सब चीज़ एक छोटे छोटे यूनिट्स, सेल्फ सस्टेंड। वही टैक्स भी ले रहे हैं, वो सारी सर्विसेज भी आपको दे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को भी कंट्रोल। हाँ, एक फेडरल प्रोविंशियल एक स्पेशल फोर्स हो सकती है कि आपके काउंटी में अगर कोई बहुत बड़ा मसला आ गया, कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द आ गया, तो उस फेडरल या सेंट्रल कोई ऑर्गेनाइजेशन हो वो आके आपको हेल्प करे। हमारा कोर्ट जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जैसे सिमिलर एग्जांपल ना, हर केस तो जाकर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट नहीं होता, सिटी कोर्ट में भी बहुत सारे फैसले होते हैं, जी हाई कोर्ट में भी बहुत सारे फैसले होते हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट में भी वेरियस बेंच की परमिशन है, तो ये अपने अपने तौर पे जजेस फंक्शन कर रहे हैं, फैसले दे रहे हैं, और काम हो रहा है। बिल्कुल स्लो है प्रोसेस थोड़ा इसको अगर और डिसेंट्रलाइज करें तो और अच्छा हो जाएगा। और अच्छा हो जाएगा। अभी हम कराची में देखते हैं कि सारा एक ही इलाके में कोर्ट है, वहाँ जाओ तो ट्रैफिक का इतना बड़ा मसला, पार्किंग मिलती नहीं। अगर हर इलाके का अपना अपना कोर्ट हो, एक इंटीग्रेटेड हर चीज़ हो, वहाँ पे एक तरफ जज बैठा हुआ है, एक तरफ पुलिस का चीफ बैठा हुआ है उसी इलाके का, और उसी जगह रेवेन्यू वाला भी बैठा हुआ है, सर्विसेज वाले भी बैठे हुए, थिंग्स वुड बी मच बेटर, मच मोर कलेक्शन। दिस इज़ द नॉर्म, दिस इज़ द मॉडल बीइंग फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ इसकी बड़ी ज़रूरत है। आप सही कह रहे हैं कि अगर इस तरह से किया जाए तो रेवेन्यू कलेक्शन कैन बी इम्प्रूव्ड हेवीली, बिकॉज जो आदमी टैक्स दे रहा है अपने काउंटी को दे रहा है, अपने डिस्ट्रिक्ट को दे रहा है, यूनियन को दे रहा है, वो ही कैन गो एंड आस्क क्वेश्चंस कि भाई हम लोगों ने सबने मिलकर इतना टैक्स दिया, आपको किधर गया, क्यों नहीं हमें ये मिल रहा। जब वो काम करके प्रूव करेंगे तो और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और दे देंगे, खुशी खुशी दे देंगे। बिल्कुल देंगे। जैसे कराची में पैसे की कोई कमी नहीं है, लोग इसलिए भी नहीं देते कि यार बदले में तो कुछ मिलता नहीं, वो तो पता नहीं कहाँ जाके गायब हो जाता है, हम आप फेडरेशन को दे देते हैं, फेडरेशन पता नहीं इसको क्या करता है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त आपने सजेशन दी, बिल्कुल ग्रास रूट सजेशन है। आम कुछ लोगों को ये बात को इतनी खास नहीं लगी, लेकिन प्रॉब्ली दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर जो हमारे लॉन्ग टर्म जो इशू है लिंगरिंग जो चल रहा है डेफिसिट का, उसका बहुत बड़ा हल ये है। अपने एक ही उसी इलाके में टैक्स जमा करो, उसी इलाके में पहले खर्च करो, उनको सेटिस्फाई करके जो सरप्लस बनता है आगे भेज दो। जब तक ये नहीं करेंगे ये मुल्क तो चल नहीं सकता। अच्छा, इसी तरह आप देखिए कि अगर ये निज़ाम आप ले आएँ तो हर इलाके को अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा। कोई बहुत ही गरीब इलाका होगा उसको फेडरेशन से आ जाएगा सपोर्ट, लेकिन हर इलाके से कहा जाएगा भाई अपने इलाके में टैक्स जमा करो और चलाओ। देहातों में ये होगा कि फिर एग्रीकल्चर पे टैक्स लग जाएगा, है ना, कि ऊपर से तो कुछ आना नहीं है। तो उसी जो इसके बायर्स हैं हाँ, मेजॉरिटी सिटी में। हाँ, अगर हम वीट की बात करें तो वहाँ पे ग्रो होगी तो दोबारा यहाँ पे आके कंज्यूम तो यहीं पे हो रही है। हाँ, तो टैक्स तो डायरेक्टली यहाँ का भी वहीं जा रहा है। हाँ, तो वहाँ पे डायरेक्ट तो हो रहा होगा कि वहाँ से बाय करेंगे, तो सिटी गवर्नमेंट अगर बाय करती है वेरियस नाजिम डिफरेंट इलाकों से, छोटे छोटे, फॉर एग्जांपल गुजरावाला से आपने परचेज़ कर लिया या सखर से परचेज़ कर लिया, तो उन इलाकों में जाके अगर आप परचेज़ करेंगे तो आप डेफिनेटली उन्हीं को पे कर होंगे ना टैक्स। सही बात। वो तो हर इलाका अपना अपना टैक्स कलेक्ट करे और उसी के मुताबिक खर्च करे। एक रेशियो हो कि जी आप जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उसका आप ज़्यादा 30% खर्च कर सकते हैं अपने ऊपर, बाकी आपको दे देना है। तो लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा कलेक्ट करें ताकि अपने इलाके में ज़्यादा खर्च कर सकें, सरप्लस ऊपर भेज देना है। प्रॉब्ली दिस इज़ अ वेरी गुड सोल्यूशन। चलिए आपके ज़रिए एक बात पहुँची आवाम तक, होपफुली ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसकी खूबी यही है कि जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता है तो इस तरह के आइडियाज़ जो ऐसी फ्लोट हो रहे होते हैं, जो लोगों के माइंड में होते हैं, वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाते हैं। कोई नया लीडर आता है तो इसको इम्प्लीमेंट कर देता है।
तो इस तरह से आइडियाज़ देते रहना चाहिए, पता नहीं किसको ये बात आपकी पसंद आ जाए कर दे। डेमोक्रेसी में हमेशा ये पॉसिबिलिटी होती है, दूसरे सिस्टम्स में नहीं होती है। यदि साहब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन क्राइसिस पे हमने बात की। हमने ये देखा कि जो मुल्क अपने आमदनी से ज़्यादा खर्च करते हैं उनका हशर क्या होता है। उसमें आजकल सर फहरिस्त ग्रीस है, उसके पीछे स्पेन, पुर्तगाल, इटली, अब फ्रांस की भी बारी आ गई है। ये मुल्कों ने अपने जितनी आमदनी थी उससे ज़्यादा खर्च किया और वो डेट ट्रैप पे फंस गए और वो उसकी वजह से बड़ी तकलीफ़ आ गई है सोसाइटीज़ में, लोग उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हम लोग यही बात कर रहे थे कि जब आप एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं तो सवाए ऑस्टेरिटी के और कोई रास्ता है होता नहीं है। ईदी साहब ने पाकिस्तान को लिंकअप कर दिया ग्रीस के सिचुएशन, कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी उसी तरफ हेड कर रहा है। अभी हमारी जो 80% ऑफ GDP बोरोइंग हो चुकी है, हर साल हम 1 ट्रिलियन मज़ीद बोरो कर रहे हैं और ये डिफिसिट ख़त्म ही नहीं होता हमारा। और इसी वजह से जो है ना ये डेट बढ़ता जा रहा है, रीपेमेंट बढ़ती जा रही है, हम भी ट्रैप में आते जा रहे हैं। बहुत जल्द एक पोजीशन आएगी जो हम भी ग्रीस की सिचुएशन में आ जाएंगे। दुनिया फिर हमें बताएगी कि कैसे चलना है। इससे पहले कि वो सिचुएशन आए हमें कुछ अपने मेजर्स लेने चाहिए। ईदी साहब ने बहुत ही प्रैक्टिकल एक बात कही। उन्होंने कहा कि अगर टैक्स कलेक्शन को लोकलाइज कर दिया जाए, यानी यूनियन लेवल पे आप ले आए, काउंटी लेवल पे ले आए, जैसे पूरी दुनिया में है, और एक काउंटी जो हो लाइक US सेल्फ सफिशिएंट हो, वो सारे टैक्स 80% टैक्स वो डायरेक्ट कलेक्ट कर ले उस इलाके की, उसमें से अपने इलाके पे जो खर्च करना है करने के बाद 15-20% वो बाकी पैसे ऊपर भेज दे फेडरेशन को या प्रोविंस को। ये जो काउंटी हो उसके अंदर अपना पुलिस का डिपार्टमेंट हो, पुलिस का हेड हो इलेक्टेड, अपना जज हो, अपना कोर्ट हो, अपना फायर ब्रिगेड हो, अपना पुलिस हो, हर चीज़ अपनी हो, ताकि लोग उस कुछ लोग उसमें इलेक्टेड होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, लेकिन लोगों के रीच में होंगे और वो जाके उससे पूछ सकेंगे। जब 100 रुपये कोई आदमी टैक्स देगा तो उसको पता होगा कि ये मेरे ऊपर इसमें से कम 20 रुपये तो मेरे इलाके पे खर्च होने वाला है, तो खुशी खुशी वो देगा टैक्स। और शायद यही हमारे डेफिसिट फाइनेंसिंग को ख़त्म करने का एक ज़रिया हो सकता है। हमारे प्रोग्राम पे फीडबैक देने के लिए हमारा एड्रेस नोट कर लें, feedback@businessplusTV.pk। आपके फीडबैक के बेसिस पे हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।